एक स्वामी सत्यामित्रानंद जी का सुंदर भजन है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, कीर्तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
अब लास्ट टाइम हमने जो देखा था तावरिया जी का एक एक्स्ट्रा पेपर ये इनर डिसिप्लिन के अलावा कि जिसके अंदर ब्रेन के 4 सेक्शंस बताए हैं और उसके द्वारा उसके लिए उसके साथ में उसके 4 माइंड बताया है, मतलब ब्रेन एंड माइंड 1 2 3 4। और हमने ये भी देखा था कि जो सेक्शन 1 है ब्रेन और माइंड का, जिसमें IESM केंद्र है, और हम जो ये सब इतने दिनों से IESM केंद्रों की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सेक्शन 1 के अंदर है कि जो बहुत लिमिटेड ब्रेन और माइंड जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 केंद्र हैं उसके द्वारा तो हम जो बाह्य जीवन जीते हैं उसका पूरा उसके साथ लेना देना है। पूरा जो हमारा बाह्य जीवन का मदार जो है ये इस ब्रेन के ऊपर है। हम जो सोचते हैं, देखते हैं, विचारते हैं, बातें करते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ जो है वो ये सेक्शन 1 से होता है, IESM केंद्रों से होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हमें करनी है, जैसे कि हमें अंदर उतरना है, ध्यान करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सेक्शन 1 के बस की बात नहीं है। सेक्शन 1 इसमें कुछ नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के 99% लोग जो है वो सेक्शन 1 से ही जीते हैं। हार्डली कोई व्यक्ति सेक्शन 2 के अंदर जा सकती है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी योगाभ्यास करना पड़ता है। तो सेक्शन 2 का जो बी पार्ट है वो डेवलप होता है। वो इसका एक कैपेसिटी ये है कि वो विचार को पकड़ के रख सकता है। तो मतलब कि हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है या कुछ धारणा का स्टेज में जाना है, तो वहाँ विचार एक ही है या फिर इससे भी ऊपर उठना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसकी कैपेसिटी है वो ब्रेन 2 भी है। और प्रॉब्लम ये है कि हम एक जो ये सेक्शन 1 है ब्रेन 1, उससे ही हम मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, तो कभी भी हमारा चित्त इसके अंदर जाता नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर दिमाग जो है भटक जाता है। थोड़ी देर थोड़ा शांत हुआ, फिर कुछ विचार आया, फिर बाहर निकल गए, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह सेक्शन 2 को डेवलप किया नहीं है। और योग का पर्पस यही है कि हम सेक्शन 2B को किस तरह डेवलप करिए। सेक्शन 2A जो है वो हमारा इंस्टिंक्टिव सेंटर है, 5th सेंटर। 4 सेंटर IESM, 5वां सेंटर जो है वो इंस्टिंक्टिव प्राकृतिक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर की जो गतिविधियाँ है वो जो अपने आप में खाना खाते हैं पच जाता है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें जो कोई कर रहा है अंदर वो हमारा इंस्टिंक्टिव सेंटर कर रहा है, उसका मेंटेनेंस का वगैरह काम। तो ये 2A है। और 2B जिसको कहते हैं वो तावरिया जी वो एक अंदर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए 2B है। इससे भी आगे भी है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो वो आगे एकदम आगे धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने के लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। सेक्शन 2 जो है वो हम डेवलप करते हैं तो प्रत्याहार तक हम पहुंच सकते हैं। इसकी आगे की भी यात्रा करनी है तो फिर सेक्शन 3 और 4 को डेवलप करना पड़ेगा। तो बिल्कुल साइंटिफिकली तावरिया जी ने ये बताया है। कई जगह पर आपको इस तरह का एक सोच या इस तरह के विचार नहीं मिलेंगे। लोग विचार के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, बहुत संशोधन भी हुआ है, पर इस तरह कौन सा ब्रेन क्या काम कर रहा है और किसको डेवलप हमें करना है, किसको शांत करना है, ये जो एक उन्होंने जो एक अद्भुत चीज़ बताई है इनर डिसिप्लिन के अंदर और दूसरे इनकी किताबों के अंदर, वो बाहर हमें मिलता नहीं है। इसीलिए ये स्टडी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लास्ट टाइम भी प्रश्न था कि भाई सेक्शन 2B को किस तरह डेवलप किया जाए। तो वही है कि योगाभ्यास इससे उत्तम और कुछ नहीं है। और जो तावरिया जी ने बताया है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कंटिन्यूसली जब चालू रहता है घंटों तक, तो अपने आप में वो 2B जो है वो डेवलप होता है। तो जिसको सेक्शन 2B डेवलप करना है उनको 3 स्टेप के ऊपर खास भार देना चाहिए। इसके अलावा भी उनकी जो सारी प्रैक्टिस है, रिफाइनिंग, फेज, प्रिज्म, ये सब भी करना है। तो 3SR भी इसके अंदर खास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है कि जिसके द्वारा 2B को हम डेवलप कर सकते हैं। अब ये सेक्शन 2B किसी के अंदर डेवलप हुआ है कि नहीं वो किस तरह जान सके, ये भी तो सवाल है ना कि भाई सेक्शन 2B की तो बात हो गई, पर अभी
किसके अंदर है ये डेवलप हुआ है कि नहीं, किस तरह जान सकते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो तारिया जी ने दी है 2482 एंड 5221। तो जब 5221 के अंदर आया व्यक्ति एस्टेब्लिश होता है तब समझिए कि अब 2B जो है वो अभी काम करना चालू हो गया है। तो इस तरह हम इससे भी हम समझ सकते हैं कि भाई 2B को डेवलप हुआ है कि नहीं। वो इसके साथ साथ में हमारे अंदर चारों केंद्र जो है IESM, वो उसको जो रेशियो है वो 2482 से 5221 हो गया, तो बैलेंस अंदर हो गया। तो वही चीज़ जो है वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि अभी सेक्शन 2 जो है वो डेवलप हो रहा है। दूसरी बात तावरिया जी ये भी करते हैं कि आपको सेक्शन 1 के ऊपर पहले काम करके उसके अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा। मतलब कि IESM केंद्रों के अंदर बैलेंस नहीं है तो फिर ये दूसरे आगे के जो ब्रेन्स है वो डेवलप होंगे नहीं। तो अभी हमें सेक्शन 2 के ऊपर भार नहीं देना है, पर IESM के अंदर जो गड़बड़ है, खास करके इमोशन और सेक्स सेंटर का जो डोमिनेंस है और जिसको इंटेलेक्चुअल सेंटर या सत्वगुण हम कहते हैं, वो बहुत कम हमारे अंदर जनरेट होता है। तो उसके लिए जो हमें खास पहले तो काम करना है करेक्टिव मेथड सब अप्लाई करके, और ये अगर ये शांत हो जाते, ये बैलेंस में आते हैं, तो फिर सेक्शन 2B जो है वो भी अपने आप में धीरे धीरे करके विकसित होगा। और ये जो फॉर्मूला है 5221, ये सब शास्त्रों के अंदर श्लोक या सूत्र के अंदर दी गई है, पर तावरिया जी ने ये फॉर्मूला अपने ढंग से, जैसे कि ये गीता के अंदर भी है, एक दूसरे अध्याय के अंदर एक श्लोक है, समत्वम योग उच्यते। मतलब योग का अर्थ समत्वम है, समता, इवननेस। तो यही जो है 5221 का जो रेशियो की बात है वही समता है, समत्वम है, बैलेंस है। तो ये चीज़ वही है। तो तावरिया जी ने पुराने जो श्लोक थे उसको फॉर्मूला में बदल दिए। इस तरह योग सूत्र का भी एक सूत्र है, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार दत्त भूमि सेवी। तो उसकी उन्होंने फॉर्मूला बना दी, 7 - 1 = 0, 30 - 1 = 0। तो इस तरह ये, क्योंकि आज के लोग जो है वो पुराने सूत्र या श्लोक नहीं समझेंगे, पर ये फॉर्मूला समझ जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह काम किया है। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी मिलते हैं ये चीज़। अब लास्ट टाइम हमने किताब के अंदर वो टेबल देखा था जिसके अंदर भी यही है, माइंड 1, ब्रेन और माइंड 1, ब्रेन और माइंड 2, ब्रेन और माइंड 3 और 4। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई एक सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर जो उसके विचार चलते रहते हैं, तो उसको पल्स बीट के ऊपर उन्होंने ये मेज़र किया है। तो 1/12 जब पल्स बीट होते हैं, पेज नंबर 99 के ऊपर है इनर डिसिप्लिन में, तो 1/12 जो पल्स बीट होते हैं तब 12 विचार चलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके अगर हम डेवलप करते हैं और पल्स बीट को घटाते जाते हैं, तो एक पल्स बीट के अंदर एक विचार की स्थिति ला सकते हैं। हालांकि ये तो अभी भी सेक्शन 1 के अंदर ही है, सेक्शन 2 की तो बात ही नहीं है, पर फिर भी ये सेक्शन 1 के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति है कि एक पल्स बीट के अंदर खाली एक विचार अंदर उत्पन्न होता है। तो 6 पल्स बीट के अंदर 6 विचार आएंगे, और 6 पल्स बीट का मतलब क्या, एक 3 SRB। 3 SRB जो है ना 5 सेकंड, 5 सेकंड इज इक्वल टू 5 सेकंड इज इक्वल टू 6 पल्स बीट। तो 6 पल्स बीट है, उसके अंदर 6 विचार आएंगे। एक खाली एक बार आप श्वास ले लिया 1 2 3 5 6 के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 विचार बनेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा 3 स्टेप करते हैं तब भी बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो ये सेक्शन 1 के अंदर थोड़ा थोड़ा काम जब करते हैं तो ये स्थिति आएगी। 8 नंबर के ऊपर आप देख सकोगे कि 1 प्लस पल्स बीट 1 थॉट, ठीक है। जब उसके बाद में वो माइंड और सेक्शन 2 की बात करते हैं, उसके अंदर भी अभी देखो कि थॉट जो है परसिस्टेंटली एक ही रहता है। अब थोड़ा पल्स बीट यहाँ बढ़ते जाते हैं, एक पल्स बीट के बदले 1.5 होता है, 2 होता है, 2.5 होता है, 3 होता है, 3.5 होता है। थोड़े पल्स बीट बढ़ रहे हैं, पर फिर भी विचार की जो एक जो होल्डिंग की कैपेसिटी है वो एक ही है।
तो ये 2B का लक्षण है कि जहाँ हम विचार को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो धारणा ध्यान समाधि में करना है वही है कि एक विचार या एक चीज़ या एक प्रोडक्ट या एक नाम, इसके ऊपर आप कितने समय टिक सकते हैं। अभी तो हम कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर भी टिक नहीं सकते, उसके अंदर ही हमारा जो है फिर ऑसिलेशन होता है और फिर निकल जाता है ये चीज़। तो इसीलिए ये सेक्शन 2 को डेवलप करते हैं तो एक थॉट के ऊपर, और दूसरी ओर आप देखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। 13 नंबर के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 6000 तक पहुंच जाती है प्लस और माइनस के अंदर, और विचार खाली एक ही है। उसके बाद में जब तीसरा डेवलप होता है तो फिर थोड़ी पल्स बीट बढ़ती है, पर वहाँ विचार की कैपेसिटी जो है यहाँ भी एक ही विचार की कैपेसिटी है। और लास्ट में आप 17 नंबर देखेंगे तो 6 पल्स बीट के अंदर एक विचार है। तो 6 पल्स बीट जैसे हमने बात की ना आगे कि 6 पल्स बीट मतलब एक 3 SRB 1 2 3 5 6 जो है 5 सेकंड मतलब 6 पल्स बीट। तो ऊपर जो सेक्शन 1 के अंदर हमने लास्ट में देखा था 8 नंबर के ऊपर 1 पल्स बीट इज इक्वल टू 1 थॉट। अब यहाँ क्या होता है, क्या चेंज आ गया कि 6 पल्स बीट के अंदर ये जो है एक विचार आता है। तो वहाँ 6 विचार बनते थे, अभी घट के यहाँ खाली एक ही विचार बन रहा है। इतनी हमारी कैपेसिटी ये सेक्शन 3 के अंदर डेवलप होती है। और सेक्शन जो 4 है उसके तो वो बहुत आगे की बात है, उसके अंदर फिर कम्प्लीटली नेगेटिव जो इंटेंसिटी है माइनस इंटेंसिटी वो बननी कम्प्लीटली बंद हो गई है। मतलब वो व्यक्ति अभी धारणा ध्यान समाधि के रास्ते आगे चल रहा है और अभी उसमें बिल्कुल नेगेटिविटी एक ट्रेस भी नहीं है उसके अंदर, और वो अभी जो अंडरस्टैंडिंग के यूनिट और विजडम के यूनिट जो है वो बना रहा है। तो इस तरह यात्रा का यहाँ एक टेबल के अंदर उन्होंने बता दिया है। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 100। When the 3-step rhythmic breathing is perfected over a period of time, the breathing rate from 18 to 20 a minute falls to 12 per minute। तो ये हम देखते हैं कि भाई 3 स्टेप का जो है वो 1 मिनट में हम 12 टाइम्स लेते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि 5 सेकंड का एक श्वास है, 1 मिनट के अंदर 12 टाइम्स होता है। एंड सच द पल्स रेट ऑल्सो ड्रॉप्स, और उसके साथ में पल्स रेट भी कम होती जाएगी। It is known to drop from 72 to as low as 51 and is generally anywhere in between। तो नॉर्मल व्यक्ति का जो है 72 पल्स बीट होता है 1 मिनट के अंदर, तो वो कम होते होते 51 तक भी जा सकता है। अब मेडिकल साइंस के मुताबिक तो ये एक डिसीज हो गया कि भाई किसी डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगी कि भाई 51 है, ये तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारे हृदय के अंदर, ऐसा मेडिकल साइंस के अंदर। पर ये योग के अंदर एक ऐसी इस तरह हार्ट एट रेस्ट चलता है, एक आराम की स्थिति है हार्ट के अंदर है, तो ही ब्रेन के अंदर भी एक ब्रेन भी एट रेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये पल्स बीट घटना चाहिए। और तावरिया जी कई लेक्चरों में भी कहते हैं कि भाई जो योगी होता है उसका 58 to 60 पल्स बीट नॉर्मल कोर्स में होते हैं। तो और एक एग्जांपल भी देते थे कि भाई नेपोलियन था फ्रांस का रूलर, तो उसके चाहे वो तो रूलर था फिर भी उसके अंदर कोई ऐसी आगे जन्म की साधना होगी कि उसके 58 पल्स बीट चलते थे, और एक दिमाग एकदम बहुत पावरफुल दिमाग था। वो जो सोचता था, जैसे कि ये 2B में के अंदर हमने कैसे देखा कि भाई एक ही विचार के ऊपर ज़्यादा समय चिंतन कर सकते हैं, तो ऐसी इसकी स्थिति थी। वो जो युद्ध का जो सब कुछ बनाता था उसकी स्ट्रेटेजी तो इतनी एकदम परफेक्ट होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि 58 to 60 तक ये नीचे जा सकती है, किसी कभार किसी की 51 हो सकती है, पर 58-60 तो उन्होंने कहा ही है। द स्लोअर द पल्स बीट द स्लोअर अगेन इज ब्रीदिंग एंड द लॉन्गर इज वन कंप्लीट ब्रेथ। तो जितनी पल्स बीट स्लो होती जाएगी इतना जो है ब्रीदिंग भी स्लो होता जाएगा और एक कंप्लीट श्वास एक लंबा कंप्लीट श्वास बनता रहेगा। दिस इन टर्न हैज एन ऑटोमेटिक ड्रॉप इन द रेट ऑफ कोडेड इम्पल्सिस बीइंग डिकोडेड। तो जो अभी हम जो हमारे अंदर जो इम्पल्स आते हैं और जो
डिकोड होने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। पर अगर यही बात हम आगे पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर डिकोड के अंदर हम समय लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी को बना सकते हैं। पर ये प्रोसेस हमारे अंदर किस तरह चल रही है वो हमें पता नहीं होता है। हमें तो एक विचार आया और कब वो डिकोड हो गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। पर इनफैक्ट अगर ये इतनी हम अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं और डिकोड की प्रोसेस जो है उसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं तो हम इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये कमानी का एक ट्रिक्स है इसके अंदर। टू एक्सपेक्ट टू अचीव दिस रिजल्ट BCD is to be an applicant and an accepted applicant among the masters। तो ये जो अभी BCD की मतलब कि जो ऊपर के जो सेक्शन हमने देखे, अगर इसका आप इसको अचीव करने के आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको एक्सेप्टेड डिसाइपल बनना पड़ेगा और मास्टर के चरण के अंदर रह के। पर ये बाहर के गुरु की बात नहीं है, ये अंदर के गुरु की बात है। अंदर का गुरु हमें एक बार एक्सेप्ट कर लेता है और गाइडेंस देना चालू करता है तो बाहर का गुरु का काम खत्म हो जाता है, फिर अंदर से ही गाइडेंस मिलना चालू हो जाता है। पर यह भी प्रत्याहार के स्टेज के ऊपर की बात है। इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस विथ डेडिकेटेड years ऑफ प्रैक्टिस टू हैव एवरी थॉट वर्क अप टू ए ह्यूज पल्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये बहुत लंबे समय तक साधना का परिणाम है कि लंबे समय तक अगर साधना वर्षों तक साधना करते हैं तो हम ह्यूज प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बना सकते हैं एक ही थॉट के अंदर। एवरी थॉट हम ह्यूज पल्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी को भी बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें सालों तक अपने ऊपर काम करना पड़ता है। द एवरेज पर्सन इज नंबर 1। However, unconsciously he fluctuates at times to number 6 or on rare occasions up to number 8. To him, it appears as an inspired moment or even the moment of grace। तो ये जो टेबल 1 के अंदर हमने देखा ना 1, 6 और 8, तो टेबल 1 के अंदर जो 6 है उसके अंदर खाली 1/3 पल्स बीट के अंदर जो है वो 3 खाली थॉट आते हैं। और अगर 8 नंबर पर वो पहुंच गया तो एक पल्स बीट के अंदर खाली एक विचार बनते हैं, उसको वो ग्रेस की मोमेंट कहते हैं। कि ऐसा साधक को लगता है कि जैसे कि कोई ग्रेस की मोमेंट उसके ऊपर उतरी हो, क्योंकि दिमाग इतना शांत हो जाता है। एक पल्स बीट के अंदर एक विचार, ये हम अब जब तक हमने इसका अनुभव नहीं किया है तब तक हम समझ भी नहीं सकते कि ये कैसी स्थिति होगी। तो एक जैसे कि एक ग्रेस की स्थिति, एक अंदर प्रशांत स्थिति का एक अनुभव अंदर होता है। What is the difference in the number 1 to 8 and 9 to 17 in the time table? तो ये हमने देखा कि 1 से 8 और 9 से 17, 1 से 8 माइंड 1 का है और 9 से 17 जो है वो माइंड 2 और माइंड 3 का है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा कि पल्स बीट जो है वो और जो थॉट है, थॉट हमेशा एक रहता है और पल्स बीट थोड़े उसके अंदर बढ़ते हैं और आगे जाके 17 नंबर के ऊपर 6 पल्स बीट के ऊपर एक ही विचार बनता है, मतलब एक 3 SRB के अंदर एक विचार की स्थिति बनती है। There is one vital difference. Number 1 to 8 are reached unconsciously and 9 to 17 are reached a little or in some cases absolutely consciously। तो ये कभी कभार आपके अंदर एक विचार की स्थिति भी बन जाती है, जैसे 8 नंबर के हमने देखा। पर वो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रयत्न किया है और कॉन्शियसली वो कुछ डेवलप हुआ है। कभी कभार कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई अंदर से कोई ऐसा माहौल बन जाता है या कोई प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस आ जाती है, कुछ ना कुछ होता है। कोई ऐसी अच्छी जगह पर हम चले जाते हैं, किसी ने लंबे समय तक साधना की हो, ऐसी जगह पर हम चले जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ हमारा एकदम विचार कम हो जाए, एक पल्स बीट के ऊपर एक हो जाए, पर वो अनकॉन्शियसली होता है, उसके ऊपर लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया है। जबकि 9 to 70 है, उसके अंदर हमने ज़्यादातर प्रयत्न किया होता है और कॉन्शियसली उसको डेवलप किया होता है। इट इज़ लाइक फिलिंग अप ए पेज, राइटिंग समथिंग ऑल इनकरेक्टली और ऑल
करेक्टली। तो 1 से 8 है वो जैसा कि एक पेज के ऊपर हम जो गलत कुछ लिखते रहते हैं तो वो ऐसा है 1 से 8 का। और 9 से 17 जो है वो कोई पेज के ऊपर करेक्ट कुछ लिखा है, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। कॉन्शियसली और कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इन ईच सच ऑपरेशन इज ए माइटी स्टेप फॉरवर्ड। तो अगर कॉन्शियसली हम इसको डेवलप करते हैं ये 9 से 17 के अंदर, तो वो एक माइटी स्टेप बन जाता है, एक बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत एक पावरफुल, एक आगे का एक स्टेप बन जाता है कि जिसके अंदर हम आगे निकल गए हैं। टू एक्सप्लेन फर्दर इन the number 1 to 6, the intellectual center to a very small degree have cooperation of the other centers. In the number 9 to 17, the emotional and sex center willingly accept the intellectual as the senior most director and work in cooperation and under his guidance. तो 1 से 6 के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा अभी स्मॉल डिग्री के अंदर थोड़ा कोऑपरेशन मिल रहा है दूसरे सेंटर से, ऐसा हम कह सकते हैं। पर 9 से 17 के अंदर तो कम्प्लीटली इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर को सरेंडर हो गए हैं, मतलब उसके अंदर वो काम करने के लिए राजी है। तो इस स्थिति में मतलब कि सत्व गुण अब बढ़ रहा है और रजस तमस अपने आप में गत रहा है, कम हो रहा है। तो वो एक और इसको इंटेलेक्चुअल को एक सीनियर डायरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। वी डू नॉट कंसिडर द मूविंग सेंटर इन बोथ केसेस। इसमें मूविंग सेंटर की कोई बात नहीं आती है। इन बोथ केसेस एंड माइंड टू इज वर्क्ड इन सम केसेस अनकॉन्शियसली एंड इन सम केसेस कॉन्शियसली। तो 8 से ऊपर है तो कभी कभार अनकॉन्शियसली भी ये इस तरह की अच्छी विचार की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, और कभी कभार कॉन्शियसली मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसके ऊपर भी आ सकते हैं, और इस तरह अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली होता रहता है। पर जो साधना ज़्यादा करता है वो कॉन्शियसली उसको बार बार डेवलप कर सकता है, और बाकी के टाइम में कभी कभार वो अनकॉन्शियसली भी वो स्थिति बन जाती है। ये अंदर की स्थिति की बात है। द डेली बैंक अकाउंट goes on making entries in the ledger। तो पहले के, अभी तो सब कंप्यूटराइज हो गया, पहले तो वो बड़े बड़े बुक्स रखते थे, लेजर ये वो वगैरह, और इसके अंदर डेली जो अकाउंट होता है, कितना आज कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सब जो है वो रोजाना हिसाब इसके ऊपर अंदर पहले लिखा जाता था। When the funds reach certain levels, either plus or minus, the account is classed as second class account, and when it reaches still higher levels, it is classed as first class account। तो ये जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो उसका क्लास चेंज होता जाता है। अब नॉर्मल व्यक्ति है जिसके अंदर खास कोई इंटेंसिटी डेवलप नहीं हो रही है, उसके अंदर जो है वो क्लास 3 के अंदर है, और उसका फंड जो है वो भी बहुत कम है। पर जो मेहनत कर रहा है और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो उसका जो एक अमुक यूनिट के अंदर अगर जब इसकी इंटेंसिटी बनती है तो फिर वो सेकंड क्लास के अंदर जाएगा, और इससे भी आगे होता है तो फर्स्ट क्लास के अंदर ये उसका अकाउंट रहेगा। नॉर्मली और टू बी प्रिसाइज 99% ऑफ ऑल अकाउंट्स आर एवरेज और क्लास 3 अकाउंट। तो ज़्यादातर लोग जो है वो 99% लोग जो है जो साधना नहीं करते हैं उनका बैंक अकाउंट तो ऐसा ही रहेगा कि वो एवरेज क्लास 3 का रहेगा। मतलब कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की कमानी होती है और खर्चा भी इतना ही होता है। कई बार तो उससे ज़्यादा खर्चा ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी की कमानी कम होती है। तो ऐसे एवरेज लोग जो होते हैं वो क्लास 3 के अंदर डाले गए हैं। When the account shows a balance of plus or minus 1,50,00,000, which is 1/100 of actual as earlier stated, it is transferred to class 2 account and is called a unit of pure understanding। तो ये हमने आगे भी कई बार बात की है कि
यूनिट, जो अंडरस्टैंडिंग का यूनिट और विजडम का यूनिट, ये दो के ऊपर तावड़िया जी खास भार देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का यूनिट कब बनता है कि जब हम 1,50,00,000 हमारी जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। हालांकि उसको को भी उसको 1000 टाइम्स उसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये इन्होंने फिगर को थोड़ा ये कम कर दिया है ताकि हम बात करने में ये बहुत लंबी फिगर नहीं बोल सकते हैं। तो ये 1,50,00,000 जो है वो भी 1/1000 का पार्ट है। तो इस तरह इसको समझना है। फिर भी अभी 1,50,00,000 को समझते हैं, और इसका एक यूनिट जब इतनी इकट्ठी होती है तब अंडरस्टैंडिंग का एक यूनिट अभी बना, ऐसा समझना है। 1,50,00,000 अंदर जब इंटेंसिटी बनती है तब जाके अंडरस्टैंडिंग का एक यूनिट बना। ठीक है, अभी इसके आगे व्हेन द अकाउंट गेदर सच 1000 यूनिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग का 1000 जब यूनिट इकट्ठे होते हैं, द अकाउंट इज देन ट्रांसफर टू क्लास 1 अकाउंट एंड इज कॉल्ड ए यूनिट ऑफ विजडम। तो अभी यूनिट ऑफ विजडम बना। तो यूनिट ऑफ विजडम के लिए कितनी सारी इंटेंसिटी को हमें इकट्ठी करनी पड़ती है कि 1,50,00,000 से इसको इंटू 1000 करेंगे और जो फिगर आएगा वो उसको ये कर सकते हैं। इतना हम ये जाके तब एक यूनिट ऑफ विजडम बनेगा। थस द अकाउंट शोज ए प्लस और माइनस बैलेंस। फिर ये सब पूरा लंबा फिगर बताया है, सो एंड सो एक्चुअल रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसके अंदर ये जो दो फिगर है वो ज़्यादा है, 15 के ऊपर 10 फिगर होने चाहिए। जो ओरिजिनल किताब के अंदर जो है वो 15 के ऊपर 10 फिगर होने चाहिए, इसमें 12 फिगर है, तो 2 फिगर निकाल देना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इतनी सारी इंटेंसिटी को प्लस और माइनस में हमें इकट्ठा करना पड़ता है। अब ये एक बात भी आप नोट करिए कि बार बार वो प्लस एन और माइनस भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली हम प्लस ही इकट्ठा कर रहा है। कई बार वो माइनस में भी कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल व्यक्ति होती है, तो कोई ऐसी साधना करके या कोई ऐसा कुछ चीज़ से वो माइनस में भी इतनी सारी इंटेंसिटी को डेवलप कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग या कुछ विजडम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि जब प्लस इंटेंसिटी बनती है तभी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग या विजडम आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे देखते हैं हम कि कुछ बुरे लोग होते हैं, सातिर लोग होते हैं, उसके अंदर वो भी बहुत क्लेवर होते हैं, उसके अंदर भी एक रीजनिंग होती है, और कई बार एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। जैसे हिटलर था, तो तारे जी वो तो कहते थे कि वो तो -5/2 का व्यक्ति था, मतलब उसके अंदर 5/2 एस्टैब्लिश था, पर वो माइनस के अंदर, तो उसके कोई भी कारण से उसके अंदर ये डेवलप हुआ होगा, कोई पूर्व जन्म से या किसी तरह भी, तो उसके अंदर तो भी एक अंडरस्टैंडिंग तो थी, क्योंकि वो प्लानिंग कर सकता था युद्ध का, ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि खाली प्लस इंटेंसिटी की से ही ये बनता है। माइनस इंटेंसिटी किसी कभार बहुत रेयर केस के अंदर ऐसा कोई हिस्ट्री में बन जाता है कि माइनस इंटेंसिटी वाला भी व्यक्ति इतनी सारी इकट्ठा कर लेता है इंटेंसिटी। When such two units are gathered, the person reaches that critical certain stage. A normal person's account is a small minus overdrawn account. तो अभी यहाँ एक कंपैरिजन बताया कि एक सामान्य व्यक्ति का तो एक स्मॉल माइनस ओवरड्रॉन अकाउंट होता है, और यहाँ ये व्यक्ति जो है इसने इतना काम किया है कि 1,50,00,000 इंटेंसिटी अंडरस्टैंडिंग की बनाई, फिर एक 1000 टाइम्स को उसको ये करके फिर एक यूनिट इसका बनाया, और इसके 2 यूनिट जब बनते हैं तब क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, अब अभी वो प्रत्याहार में एंटर होके अभी वो आगे जा रहा है। हमने देखा क्रिटिकल सर्टेन स्टेज जो प्रत्याहार का सिंबॉलिक है, पर प्रत्याहार बहुत एक लंबी अवधि में चलता है, इसलिए इसको कभी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं, कभी नो मैन्स लैंड कहते हैं, प्रत्याहार भी कहते हैं। तो कई बार प्रत्याहार अकेला ही जन्मों तक, कितने जन्मों तक चलता रहता है, उसकी जो स्पान जो है वो बहुत लंबा होता है, इसके अंदर धीरे 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 करके काबू पाया जाता है।
देन बियॉन्ड द क्रिटिकल स्टेज कम्स द नो मैन्स लैंड स्टेज। अब नॉर्मली हम क्रिटिकल स्टेज और नॉर्मल नो मैन लैंड को एक ही समझते हैं, पर यहाँ एक उन्होंने ग्रेडेशन बता दिए कि पहले क्रिटिकल सर्टेन स्टेज आता है, फिर नो मैन्स लैंड का एक स्टेज आता है, और इन दोनों को हम प्रत्याहार के अंदर कह सकते हैं। Herein again two such units are gathered and added to the score, but additions here are expected to be only plus and one reaches the other side of no man's land। अब यहाँ एक प्रकृति के अंदर से एक बैरियर आ जाता है कि जैसा आगे हमने आगे पीछे देखा कि भाई माइनस इंटेंसिटी वाला भी इतना सारा यूनिट इकट्ठा कर लेता है, पर अभी इससे आगे वो इकट्ठा नहीं कर सकेगा। यहाँ प्रकृति एक बैरियर बना लेती है, क्योंकि फिर तो व्यक्ति एक राक्षस जैसा हो जाएगा, वो उसके अंदर इतनी शक्ति इकट्ठी होती जाएगी और वो नेगेटिव होगा तो राक्षस जैसा हो जाएगा। और हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे एग्जाम्पल राक्षस वगैरह के, दैत्य के सब दिए हुए हैं। तो इन लोगों के अंदर बहुत सारी ये माइनस इंटेंसिटी इकट्ठी हुई होती है, पर नेचर का एक इतना एक अच्छा यहाँ एक रूल है कि अब इससे आगे वो माइनस इंटेंसिटी बना नहीं सकेगा। पहले उसको सब करेक्शन करना पड़ेगा, उसको सबको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही वो आगे जा सकेगा। When one is on the other side of the no man's land, then one is able to use free will well and correctly and can make the desired use to reach the desired goal। तो अब ये यहाँ जाके जब ये नो मैन्स लैंड की स्थिति बनी या प्रत्याहार की स्थिति बनी, तब राइट फ्री विल जो है उसका उपयोग अब व्यक्ति करना चालू करेगा। हमारे अंदर भी फ्री विल पड़ी है, पर अभी हम कर नहीं सकते हैं, हम फ्री विल का मिसयूज ही करते हैं, और गलत डिसीजन जो हमारे हमेशा होते हैं वो इसका मतलब ही है कि फ्री विल का मिसयूज हुआ है। पर ये स्थिति जब बनती है तब व्यक्ति फ्री विल का सही उपयोग करेगा और उसका जो डिज़ायर्ड गोल है वहाँ तक वो उसको जाने के लिए इससे मदद मिल जाएगी। ओनली फ्रॉम दिस स्टेज आर कॉन्सेंट्रेशन, धारणा, मेडिटेशन, ध्यान एंड समाधि आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल एंड बी प्रैक्टिस। अब इसके बाद ही ये जो जिसको प्रत्याहार कहे या नो मैन्स लैंड कहे या जिसमें फ्री विल डेवलप होती है, इतना कर लेने के बाद ही धारणा, ध्यान और समाधि का आगे की प्रैक्टिस हो पाएगी, इससे पहले नहीं। तो यहाँ ये ज़रूरी है, हम जैसे मेडिटेशन शब्द बार बार यूज़ करते हैं तो ये हमेशा समझना है कि ये मेडिटेशन का मतलब एक थोड़ा दिमाग को शांत करने की बात है, ये रियल मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि रियल मेडिटेशन में तो आपने इम्पल्स के ऊपर काम कर लिया और इम्पल्स को ही आने को बंद कर दिया है, तो वो एक बहुत ऊंची स्थिति है। क्योंकि हम तो अभी इम्पल्स क्या है, किस तरह हमारे सिस्टम में दाखिल होते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, और फिर भी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई ये नहीं है, 5 मिनट के अंदर एक गैप आएगी, पर आज हमें इसको ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो है वो धारणा, ध्यान यहाँ शब्द जो है वो रियल योग की जो स्थिति है, जो 7th स्टेज है योग का 7वां अंग, उसकी बात यहाँ है। और जो नॉर्मल कोर्स में हम जिसको मेडिटेशन कहते हैं उसके अंदर तो थोड़ा विचार करने का हम प्रयत्न करते हैं और कोई टेक्निक का सहारा लेते हैं और टेक्निक के द्वारा मन को शांत करते हैं। तो उसको तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जैसे कि बीटा, अल्फा, थीटा, इस तरह के जो ये हैं जो अपने ब्रेन वेव्स है, तो यहाँ नॉर्मल कोर्स में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बीटा से फिर आप अल्फा के अंदर जा सकते हैं। पर ये जो धारणा, ध्यान, समाधि की बात है वो तो थीटा और डेल्टा तक की बात है। समाधि में डेल्टा की स्थिति बन सकती है ब्रेन वेव की। तो ये जरा एक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ, ये बहुत अच्छा शब्द बताया है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ। हम जो ये जीवन के अंदर जो जीवन का जो एक ग्रेविटेशन, एक मोह है, वो हमेशा हमें खींच के रखता है, हमें हर चीज़
जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छी लगती है, एक ग्रेविटेशन हमें एक खिंचाव रहता है, बहुत सारी चीज़ों का एक खिंचाव रहता है, ग्रेविटेशनल पुल रहता है, और हम पूरा उसके अंदर ही जीवन जीते हैं। हमारे अंदर एक डिज़ायर बनी रहती है हमेशा, ये चाहिए वो चाहिए, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ होता है। अब यहाँ ये स्थिति जब बनी तो अब धीरे धीरे करके वो इस पुल से धीमे धीमे वो निकल सकता है, मतलब अनासक्ति की जो स्थिति है अब धीरे धीरे उसके अंदर बननी चालू हो गई है। दैट इज वन इज एबल टू exercise free will in all aspects, of course always accountable, whether operated consciously and wisely or unconsciously and unwisely। तो यहाँ जो ये ग्रेविटेशनल पुल का ये बताते हैं कि ये यहाँ फ्री विल का आपने अच्छी तरह उपयोग करना सीख लिया और यहाँ आप फ्री विल का उपयोग करते हैं और फ्री विल का उपयोग करते हैं, फिर भी आप उसके लिए अकाउंटेबल तो है, आप जिम्मेदार तो हमेशा ही रहेंगे, गलत किया या सही किया तो वो फ्री विल का किस तरह उपयोग है, पर जिम्मेदारी तो हमेशा बनती रहती है, अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर हमेशा साथ में रहती है। कुछ गलत किया इस स्टेज के ऊपर भी तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी बन जाएगी, और ये कॉन्शियसली है या वाइसली है या अनकॉन्शियसली है अनवाइसली है, किसी तरह भी है, पर ये जिम्मेदारी इसकी हमारी हमेशा बनी रहेगी। दिस इज द स्टेज ऑफ द यूज ऑफ प्योर फ्री विल एंड गिव्स द नीडेड पुश टू फ्लाई ऑफ द बॉन्डेज स्टेज। तो अभी ये एक यहाँ ऐसी स्थिति बनी कि जो हमारे जो बॉन्डेजेस है, हमारा जो बंधन है, उसके अंदर से हमें अभी मुक्ति के लिए एक पुश मिल रहा है। यहाँ ये स्थिति के अंदर फ्री विल का हम उपयोग करते हैं और हमें एक ऐसा पुश मिल रहा है कि जिससे हम हमारे बॉन्डेज जो हमारे बंधन है, वो बहुत सारे बंधन होते हैं, तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। The resultant intensity of the individual's bank balance is always shown in the ledger against the proper account head, that is under the heads intellectual, emotional, sex and moving। तो ये चारों केंद्र जो है इसके हेड के नीचे हमने कितनी इंटेंसिटी कमाई है या गवाई है, इसका अकाउंट हमेशा हर समय चलता रहता है। ये किताब ये कुदरत का एक ऐसा है, कुछ एक डिजिटल एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसके अंदर अभी कितना आया कितना गया, हर समय इसके अंदर ये अकाउंट चालू रहता है। और इसी को हम जिसको वो चित्रगुप्त की किताब कहते हैं ना, वो चित्रगुप्त की किताब और कोई चित्रगुप्त लिखने वाला नहीं है। ये जो डिजिटल अकाउंट जो बन रहा है हर समय, वही चित्रगुप्त का अकाउंट है, और इसके हिसाब से ही हमें जो आगे के जन्म या जो हमारे कर्म के फल वगैरह जो कुछ कहें, वो उसके ऊपर इसका ये आधार यही है कि इंटेंसिटी हमने कितनी बनाई है। पहले भी हम क्या बात कर चुके हैं कि भाई हमने क्या कर्म किया वो नहीं, पर हमारा जो प्योर मोटिव स्टेट क्या था, और वो मोटिव स्टेट के अंदर हमने कितनी ये कमाई की है, इसके ऊपर सब आधार है। अब फिर से हम ज्वाइंट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। The score can be minus or plus and can still reach the class 2 or class 1 account stage and can still be predominant in one center or exclusive in another center। तो ये जो है ये है
चारों केंद्रों के अंदर जो हमने देखा उसके हेड के नीचे ये इंटेंसिटी बनती रहती है, वो प्लस और माइनस भी हो सकती है, और वो उसके क्लास 2 या क्लास 1 के इतनी ज़्यादा भी हम इंटेंसिटी बना सकते हैं। और उसमें फिर भी हो सकता है कि कई बार कोई एक सेंटर का प्रीडोमिनेंट उसके अंदर काम करता हो, ऐसा भी हो सकता है। In the average person, the operation of the center is normally in the ratio of 2482 for the intellectual, emotional, sex and moving center. ये तो हम जानते हैं कि एवरेज पर्सन के अंदर 2482 का रेशियो है। By proper methods, the proportion can be altered and brought to the proportion as per nature's law. अब जिस तरह हम ये साधना वगैरह करते हैं, प्रॉपर मेथड का उपयोग करते हैं, तो हम वो उसका प्रोपोर्शन को नेचर के हिसाब से बदल सकते हैं। द करेक्ट प्रोपोर्शंस आर 5:1 फॉर द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग सेंटर्स। नेचर्स लॉ अलाउज a person to accumulate up to 4 wisdom unit in any proportion, but any further progress is bad if the correct proportions are not introduced. तो ये हम आगे भी बात कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि भाई अगर वो माइनस इंटेंसिटी के अंदर वो व्यक्ति बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, तो एक पॉइंट के अंदर उसको फिर रुक जाना पड़ता है। तो 5:1 तक पहुँचते 5:1 के पहले ही उसको, अगर वो माइनस इंटेंसिटी में 5:1 तक पहुँचता है, अब यहाँ उसको एक ठहराव उसका आ जाता है, यहाँ से आगे वो नहीं जा नहीं सकता है, यहाँ एक बैरियर आ जाता है। दिस नॉन बैलेंस इज कंसिडर्ड बाय नेचर एज ए फॉल्ट। अब चाहे आपने 5:1 के नज़दीक आ गए, पर अगर माइनस में है तो ये तो एक नेचर द्वारा इसको एक फॉल्ट माना जाएगा, विच हैज़ टू बी करेक्टेड एंड इट इज़ एसेंशियल टू गेट रिदम एंड प्रॉपर बैलेंस ऑफ द विजडम यूनिट। तो ये फिर यहाँ उसको रुक के फिर करेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो विजडम यूनिट तक यहाँ वो पहुँच गया है, उसके अंदर फिर से उसको रिदम और बैलेंस लाना पड़ेगा। Note: when the bank account is transferred to class 2, that is understanding, class 2 हमने देखा ना, understanding है, it is possible for a person to concentrate dharana in the right sense of the word. अब ये इतना क्लास 2 के ऊपर जाएगा तब वो धारणा करने के लिए अब वो लायक बना है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 2 मतलब अंडरस्टैंडिंग का, और अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी हमने देखा, 1,50,00,000 का जो है एक यूनिट बनता है, उससे वो जो है वो हम अंडरस्टैंडिंग का यूनिट बनाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग का यूनिट बनता है, और क्लास 2 बनता है उससे। When the account is transferred to class 1, it is possible for a person to meditate ध्यान in the right sense of the word। और क्लास 1 के अंदर जब मतलब कि विजडम का यूनिट वो इकट्ठा करता है, तब अब ध्यान की जो सही, जिसका ध्यान का सही अर्थ है उस माने में वो ध्यान अभी कर सकेगा। Above that stage is the stage of identification samadhi in the right sense of the word, but first it is samadhi with seed। तो फिर बाद में ये धारणा ध्यान को अचीव कर लेता है तो समाधि के अंदर साधक जा सकता है। और समाधि के भी 2 प्रकार है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि को समाधि विद सीड कहते हैं, और निर्बीज जो है उसमें सीड नहीं होता है। आफ्टर द अकाउंट इज ट्रांसफर टू क्लास 2 इज वन एबल टू प्रैक्टिस प्राणायाम इन द राइट सेंस ऑफ वर्ड। अब फिर से जरा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। क्लास 2 मतलब अंडरस्टैंडिंग का, धारणा का स्टेज के ऊपर पहुंच गए, और फिर यहाँ प्राणायाम कहाँ से। तो यही तो बात है इसके अंदर, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये कोई लेडर के स्टेप्स नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये लेडर के स्टेप जैसे नहीं है कि एक को अचीव किया उसके बाद में दूसरा आएगा, दूसरा को अचीव किया तब ये आएगा। ये प्रत्याहार के बाद जो है वो नीचे के जो ये है आसन प्राणायाम का जो है, जो सही माने में आसन प्राणायाम है वो चालू हो जाता है, पर पहले प्रत्याहार तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद में फिर नीचे आते हैं।
और यम नियम तो बहुत बहुत बाद में हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यम का आप देखेंगे कि अहिंसा और सत्य, और वो जब अचीव होता है तो क्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठायाम तत् तत् वैर निरोध, ऐसा कुछ है। मतलब कि वो जिसने अहिंसा अपने अंदर से जो डेवलप किया है, इतना अहिंसा के ऊपर पहुंच गया, उसके अंदर वैर जैसा कुछ रहता नहीं है, कोई रिवेंज का उसके अंदर एक ट्रेस भी नहीं रहता है, ऐसी स्थिति। तो ये तो यम के अंदर पहला ही स्टेप है। अगर हम इसको अचीव करने बैठेंगे तो कोई और स्टेप हम कभी भी कर नहीं सकेंगे। तो पहले प्रत्याहार पर पहुंचना पड़ता है, फिर से ये यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह का अभ्यास उसके अंदर साथ साथ में होता रहता है। ये सब क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। और ज़्यादातर 99% योग के स्टूडेंट्स को आप पूछेंगे तो सब ऐसा ही समझते हैं कि ये लेदर जैसे स्टेजेस है, यम को नियम को, फिर आसन प्राणायाम करो, फिर आगे की साधना करो। ऐसा नहीं है। इसीलिए तावरिया जी ने पूरी सिस्टम डेवलप की है कि भाई ये हम रिफाइनिंग फेज, गायत्री और 3 स्टेप, ये सब करते करते हम एक बार प्रत्याहार के स्टेज में, नो मीन्स लैंड के स्टेज में एंटर हो जाते हैं। फिर अपने आप में ये सब आसन प्राणायाम वगैरह जब जरूर पड़ेगी बॉडी को तब होता रहेगा। All this means that in our daily life, on hundreds of thousands of occasions, whenever we have the chance of using our free will, the choice is ours, and it is up to us whether we make correct and judicial use or incorrect use of it. तो ये हर जो एक घटना बनती है, एक इवेंट हमारे सामने आता है, तो हर इवेंट के अंदर हमें एक चॉइस रहती है कि भाई हम इसको फ्री विल का उपयोग करके राइट वे में वो जो घटना है उसको हम अंजाम दे सकते हैं। पर ज़्यादातर केसेस के अंदर हम फ्री विल का उपयोग नहीं करते हैं। हमारी जो कोई इच्छा होती है, लालसा होती है, उसके मुताबिक ही हम फ्री विल का उपयोग कर लेते हैं। जहाँ कुछ लाभ मिल रहा है, जहाँ कुछ कोई फ़ायदा हो रहा है, ऐसी जगह पर हम फ्री विल का मिसयूज़ करके भी हम वो कर लेते हैं। तो वो जो है वो हर समय हमें एक चॉइस रहती है कि भाई ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एक घटना सामने आई तो ये घटना आपको या ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी, हमेशा ये एक चॉइस रहती है। फ्री विल का राइट यूज़ किया तो वो घटना आपको और ऊपर ले जाएगी, और अगर ये इस घटना में फ्री विल का मिस यूज़ किया और गलत कर लिया तो हमें वो घटना नीचे की ओर ले जाएगी। तो ये फ्री विल के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भगवान ने दी है, इसका जुडिशियस उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। For every occasion of decoding coded impulses in things big and small, or during emotional stress or under passion or when nervous, the choice is ours. तो अलग अलग स्थिति के अंदर हमारे अंदर कोई इमोशनल स्ट्रेस है, या कोई अंदर मन के अंदर कोई विकार आ गया है, या कोई बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, जब ये डिकोडिंग होता है उस दौरान हमारे अंदर क्या स्थिति है, इसी तरह वो उसके ऊपर सब रिजल्ट आता है। मतलब चॉइस हमारी है कि डिकोडिंग को किस तरह किया जाए, अब इसका राइट यूज़ किया जाए या रॉन्ग यूज़ किया जाए। By collection of resultant intensity, we collect a certain force within our system that raises our tone and creates another situation that makes us so very different from the average person. तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे तो अंदर एक बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर एक आप फोर्स को महसूस कर पाओगे। जो लोग अच्छी साधना करते तो हमारे उसके अंदर हमेशा एक विगर, एक फोर्स का उससे अनुभव रहता है, एक प्राण ऊर्जा का हमेशा एक अनुभव रहता है। और सिर्फ उसको नहीं, दूसरे लोगों को भी उसका अनुभव होता है। जब दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में आते तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ एकदम भरा हुआ कुछ पड़ा है, एक ऐसी चीज़ एक। तो ऐसे जब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी हम कमा लेते हैं, इतनी हाई हो जाती है, तो इस तरह का फोर्स हम निर्माण कर सकते हैं। और वो एवरेज व्यक्ति के से बिल्कुल अलग चीज़ होती है।
Please note that there are two types of forces, one slightly superior than the other, and those are the forces accumulated in our system by accumulation of high plus or minus resultant intensity. तो दो प्रकार की इसमें एक फोर्सेस होते हैं। एक में जब जो हाई माइनस और हाई प्लस इंटेंसिटी इकट्ठा कर लेते हैं, इतना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो उसकी एक डिग्री अलग होती है। और दूसरी जो होती है, अगर वो एक्यूमुलेशन थोड़ा कम है तो उसकी डिग्री थोड़ी कम होती है। फ्रॉम द एवरेज स्कोर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ईच डिकोडेड थॉट it will look a long way off. For us as shown in table second, numbers 1 to 8 are very slow. टेबल 1 एक्चुअली है, टेबल 1 में जो 1 से 8 टेबल 1 के अंदर जो है वो, इसके अंदर जो जैसे हम देखते हैं कि जो थॉट जो है वो 12 होते हैं, फिर धीरे 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 करके बहुत लंबे समय के बाद 1 के ऊपर आते हैं। तो ये एक एवरेज स्कोर व्यक्ति का इस तरह बनता रहता है। और ये बहुत दूर का है, जैसे बहुत दूर की चीज हो ऐसा हमें लगता है। बिसाइड्स द फैक्ट इज दैट एन इक्वल नंबर ऑफ ऑपरेशंस वुड बी प्लस एन माइनस इन एन एवरेज पर्सन, थस अट्रैक्टिंग द टोटल स्कोर वेरी लिटल। तो ये भी एक बात हम बार बार देखते हैं कि भाई एक एवरेज व्यक्ति है, वो थोड़ा कमाता है तो थोड़ा गंवाता है, तो उसके अंदर थोड़ा स्कोर जो है वो बनता है, उसके बाद में फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि माइनस का स्कोर फिर बढ़ जाता है। तो एक उसके अंदर एक एवरेज हमेशा बनी रहती है, उसके अंदर कोई ज़्यादा प्लस के अंदर इंटेंसिटी बचती नहीं है। If that is so, we can imagine how long it would take to accumulate wisdom unit. और अभी एक सामान्य व्यक्ति, और अगर हम भी वो सामान्य व्यक्ति के अंदर है कि जो थोड़ा कमाते हैं, ऐसे ही हम हमारे अगर हम साधना करते हैं तो एक विजडम ऑफ यूनिट के ऊपर जाने के लिए देखा ना हमने, तो वो कितनी इंटेंसिटी इकट्ठे करते हैं तो विजडम ऑफ यूनिट बनता है। तो हम कब पहुंचेंगे? अभी तो हम, और ज़्यादातर हम साधक कहलाते हैं, पर साधक के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, एवरेज पर्सन का जैसा ही है वो भी कभी कभी उसके अंदर ये नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, उसको बुरा लग जाता है, दुख होता है। बहुत सारे साधकों के अंदर आप देखिए कि छोटी छोटी बात के अंदर वो उसको दुख लग जाता है, उसको बुरा लग जाता है, उसको ऐसा लगता है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अब हम लेबल तो साधक का लगा लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती रहती हैं। तो फिर विजडम का यूनिट तो हम कितने जन्मों तक एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो थोड़े साधना करके कमाया और फिर ज़रा दुख लग गया तो माइनस में चले गए। तो हमेशा ये दिन भर में होता रहता है। तो देखना है हमें कि हमारी स्थिति अंदर क्या है। अब थोड़ी कोई क्षमता बनी है हमारे अंदर कि ऐसा ही है कि कुछ किसी ने कुछ कह दिया और हम माइनस इंटेंसिटी में चले गए, तो फिर कोई भी साधना करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ कमाई कर ही नहीं सकेंगे। इतना साधना करके कमाया और दूसरी ओर गंवा दिया, तो अल्टीमेटली ये कोई साधना का कोई स्टेज नहीं अंदर बनेगा, अंदर कोई स्थिति नहीं बनेगी। If that is so, we can imagine how long it would take to accumulate wisdom unit. But dear reader, by proper methods, it is possible to do so very early. तो प्रॉपर मेथड, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। क्या प्रॉपर मेथड का बार बार उपयोग करते हैं? जब ऐसी नेगेटिव स्थिति बनती है तो आप प्रॉपर मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर आप ये सीख गए कि भाई अभी नेगेटिव स्थिति बन रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से इसमें चला जाऊंगा, घाटे में चला जाऊंगा, ऐसा कुछ अंदर कुछ एक ऐसा कोई अंदर आई डेवलप होता है हमारे अंदर, साधना का आई, कि जो हमें याद कराता है कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, चाहे उसने गाली दी या उसने कुछ भी किया, मुझे तो तटस्थ ही रहना है। ऐसा कोई अंदर आई बन गया और हम उसके द्वारा काम करने लगे तो ही बच सकेंगे, नहीं तो फिर हम ड्रेन हो जाएंगे। The reader has no reason to feel
dejected at the enormous task of collecting food wisdom units. तो उसमें कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि ये तो बहुत लंबी यात्रा है, कब 4 यूनिट हम विजडम का इकट्ठा करेंगे, ऐसी कोई मेंटल कोई निराशा या ऐसी स्थिति या ऐसे विचार बनाने की ज़रूरत नहीं। जितना हमसे जो हो सकता है इतना काम करना है, जो साधना जितनी कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करना है, बस इतना ही हमारा काम है। जिस दिन वो जिसका यूनिट बनना है, ये अंडरस्टैंडिंग का विजडम का वो बनना है, वो बनेगा। हमारा काम ये है कि सिंसियरली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, पहला स्टेप हमारा ये है। ऑल्सो ट्राई टू कंजेक्चर हाउ मैनी बिलियन ट्रिलियन मिलियन विजडम यूनिट्स वुड दैट फोर्स बिहाइंड ऑल क्रिएशन बी, व्हाट वी कॉल गॉड और बाय वॉट एवर नेम वी विल। तो अभी सोचिए कि ये जो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं या जो कहते हैं, वो उसके पास कितनी ये बिलियन ट्रिलियन विजडम का यूनिट होंगे कि जिसके द्वारा उसने ये सब सारा बनाया है। तो हम तो अभी कहाँ हैं, परमात्मा का अगर वो कुछ उसके बारे में सोचे कि उसके पास कितनी ये यूनिट्स है, और हमारे पास तो अभी हम तो विजडम के ऊपर भी नहीं पहुँचे और ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहुँचे। फिर भी कभी कभार हमारा हम इतना जोर पकड़ता है कि जैसे हम भगवान जैसे हो गए, इस तरह हमारा हम जोर पकड़ लेता है। तो ये कितना बड़ा फासला है एक सामान्य व्यक्ति और एक जो परम सत्ता है उसके बीच में। Above the 5 directors are a junior managing director, B senior managing director, instead of 2 joint managing directors, and are the 6 and 7 center respectively. तो ये सब हम आगे भी देख चुके हैं कि भाई 4 सेंटर जो है वो IESM वो भी डायरेक्टर्स है, 5वां जो है इंस्ट्रक्टिव सेंटर्स है, फिर चौथा और 7वां जो है उसको जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। इसमें यहाँ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट नहीं बनाई है, जूनियर और सीनियर ये 2 ही है, वो 6 और 7 है, और वो जो है मॉलिक्यूलर लेवल और इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर काम करने वाले हैं। We have also noted 5th center or the instinctive center. तो 5वां केंद्र इंस्टिंक्टिव है। This center has dual capacity A, all internal functions along with the nerve and nerve fibers, the respective spots or centers and the counter spots or centers in gray matter spread well all over the body. तो ये हम शुरू में देख चुके थे कि भाई जो इंस्टिंक्टिव सेंटर है उसके 2 फंक्शन है, ए एंड बी, और ए का जो काम है इंस्टिंक्टिव का, वो अंदर की सब जो ये चीज़ होती है, नर्व्स है हमारे अंदर, वो जो वेसल्स है, ये सब वो है, ये जो कोई सारा चीज़ है उसको किस तरह मेंटेन करना है, उसको किस तरह अच्छी तरह उसकी देखभाल करना जो है, वो ये 5वां केंद्र का ए पार्ट का भाग है। एंड बी द एबिलिटी टू रीच द रूट कोज और डीप थिंकिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। तो ये भी हमने देखा था कि मेडिटेशन या एक सब्जेक्ट के ऊपर लंबा समय के लिए चिंतन करना है, ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, बिना ड्रिफ्ट के हम एक ही विषय के ऊपर लंबे समय तक चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनती है वो ये बी पार्ट की है। Unlike and contrary to the other centers of section 1, it cannot handle one thought for more than 10 to 15 minutes and preferably for a much longer. ये जो है वो IESM के अंदर तो हम जानते हैं कि भाई इनकी तो कोई कैपेसिटी ही नहीं है, एक विचार के ऊपर वो टिक ही नहीं सकते ज़्यादा, तुरंत ही ड्रिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा विचार तीसरा विचार वो चालू हो जाएगा। पर ये जो सेक्शन 2 का बी पार्ट हम डेवलप करते हैं तो हम 10-15 मिनट तक भी एक विचार को पकड़ सकते हैं, उससे कभी कभार उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये जो है वो उसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। एंड प्रिफरेबली फॉर मच लॉन्गर दो इट कैन टेक लेसर ड्यूरेशन व्हेन अनकॉन्शियसली ऑपरेटेड।
अब जब वो अनकॉन्शियसली होता है तो जरा उसका समय कम हो जाता है, पर कॉन्शियसली करते हैं तो वो लंबे समय तक हम इसका लंबे समय तक एक ही विचार को पकड़ के रख सकते हैं। अब गीता का एक कोटेशन से, we can do no better than any quote from the Gita. By its means, the straying intellect becomes steadied in the contemplation of one object only, whereas the mind of the irresolute stray into bypaths innumerable. तो यहाँ भी दो स्थिति बताई है। एक स्थिति ऐसी है कि इंटेलेक्ट मतलब जो बुद्धि है वो थोड़ी स्थिर हो गई है और ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो थोड़े समय के लिए स्थिर रह सकती है, जैसे ये 2B के अंदर हमने देखा। और दूसरी जो है वो सेक्शन 1 का ISM की स्थिति है, जिसके अंदर ये जो है वो चित्त हमेशा भटकता रहता है। बाईपास द नंबर असंख्य उसके अंदर वो चित्त भटकता रहता है। वी कैन एक्सप्लेन दैट द irresolute is meant those who try to control and contemplate through mind one and through the four centers, intellectual, emotional, sex and moving only. Further stray into bypaths clearly signify the various drifts or fresh pictures formed by mind one or section one. तो ये दो स्थिति जो है वो ये गीता के श्लोक के अंदर ये दो स्थिति क्या है ये यहाँ बताते हैं। However, the average person this is out of bounds to reach, but consciously sometimes it is done. तो कभी कभार ये स्थिति बन जाती है एक एवरेज व्यक्ति के अंदर, पर अगर कॉन्शियसली इसको करते हैं तो वो बरोबर ठीक रूप से वो बन सकती है। We shall revert to this important aspect again later. तो इसके बारे में बाद में वो बात करेंगे। The Union Managing Director shows the road to freedom from bondage only after the molecular plane, and the Senior Managing Director is able to function on the electronic plane. तो ये जो 6 और 7 सेंटर है उसका जो काम है वो कब काम करते हैं कि जब हमारे अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर काम करने की क्षमता बनती है तब 6 सेंटर काम करना चालू करता है, और 7 सेंटर जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर माइंड काम कर सकता है तब वो 7 सेंटर का है। When it is done, the Junior Managing Director requests the Senior Managing Director then onwards to take over, and for the first time sees the Senior Managing Director face to face. ये अभी गुरु शिष्य की बात है। गुरु शिष्य आमने सामने आ जाते हैं। जो 7 जो सेंटर है वो गुरु बन जाता है, क्योंकि अभी शिष्य ने यहाँ तक काम कर लिया है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, प्रत्यार के स्टेज के ऊपर आ गया है, तो अंदर का अभी जो गुरु है वो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, और उसके बाद में तो डिवाइन फ्रेगमेंट भी है, पर पहले ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर उसको गाइड कर सकता है। तो यहाँ गुरु शिष्य फेस टू फेस हो गए। जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर शिष्य है और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर गुरु है। इन अदर वर्ड्स द सिंसियर पर्सन हु हैज कम सो फार is now ready, and the master appears on the scene to take him by the hand. तो ये अभी सीन के अंदर मास्टर आ गए, गुरु आ गए हैं, और जिसने ये तब होता है कि जिसने लंबे समय तक सिंसियरली ये सब किया है उसके अंदर अभी गुरु प्रकट होते हैं और आगे का मार्गदर्शन उसको देते हैं। इसलिए तावरिया जी वो भी कहते थे ना कि भाई when pupil is ready master appears, तो यही बात यहाँ है। From this stage the aspirant needs no one else and nothing else except his teacher. अब एक बार इसके गुरु के साथ में उसका कनेक्शन हो गया, अब उसको दुनिया में कोई रस नहीं पड़ता है, वो गुरु के साथ ही जीना चाहता है, गुरु का गाइडेंस, और हर समय
वो गुरु के साथ में, मतलब जिसको कहते हैं ना हम कहीं जो महात्मा लोग जो होते हैं वो अपने अंदर ही एक अंदर की स्थिति में मौज के अंदर जीते हैं। तो ये एक स्थिति होती है अंदर, वो अपने गुरु के साथ या अपना जो भगवान है अंदर उसके साथ में अभी वो ये जॉइंट हो गए हैं और वो उसको कभी इससे विमुख होना वो नहीं चाहते हैं, वही मस्ती में वो जीते हैं। But we have to study and understand much more before the junior managing director hands over the charge to the senior managing director as shown in the book later on. पर ये सब यहाँ तो पढ़ने में आसान है, पर इतना ये कोई आसान नहीं है। ये स्थिति सब अंदर बनती है, जन्मों जन्म निकल जाता है। इतना आसानी से वो जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर को गुरु नहीं मिल जाता है, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। और बहुत लंबे समय तक ये सब सारी साधना सिंसियरली, बहुत सिंसियरली करना पड़ता है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, हाउ मच डू आई इंक्रीज माई रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्कोर। तो ये इसके पर हमें चिंतन करना है कि मैं रोजाना किस तरह मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्कोर बढ़ाता जाऊं। हाउ क्विक हैव आई टू मूव फॉरवर्ड डेली टू अराइव इन रीजनेबल टाइम। तो एक निश्चित समय के अंदर मैं किस तरह जल्दी से आगे बढ़ सकूं। व्हाट एफर्ट्स टू दैट एंड एम आई मेकिंग डेली। मैं क्या कुछ कर रहा हूं इसके लिए डेली, रोजाना, कि ऐसे हमारे अंदर ज़्यादा स्कोर बने, ऐसा कुछ हम करते हैं डेली। एम आई अवेक टू द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ। और मैं इसके प्रति जागृत हूँ कि मैं जो लक्ष्य है जीवन और जन्म का, उसके प्रति क्या मैं कोई जागृत हूँ। इस तरह ये चिंतन के लिए विचार छोड़ते हैं। यहाँ चैप्टर समाप्त करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर था, 7 टॉक इसके ऊपर हो गए हैं, पर मुझे लगता है कि अंदर का बहुत सारी चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाएगी। अब ये इंटेंसिटी के ऊपर बहुत सारा हमने पढ़ लिया, अब ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लास्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो एक पढ़ लेते हैं, फिर इनर डिसिप्लिन हम समाप्त करेंगे। 1-2 चैप्टर आगे के छूट गए। एक 19 चैप्टर भी बहुत अच्छा है, वो पूरा इंटेंसिटी के ऊपर ही है, पर मुझे लगता है कि अभी इतना जानना वो आपने काफ़ी है। और जानना है तो 19 चैप्टर पढ़ लेना, नहीं तो और इसके अंदर और फिर जाएंगे तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अभी क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट टाइम चैप्टर लेंगे और बाद में डिस्कोर्सेस के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फिर तो भगवान की मर्जी आगे क्या कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे।